छोटे हैं और फिर ये बुजुर्ग। देखो बुजुर्गों का टाइम कट गया अपने खेतों में, अपने डंगरों में, ठीक है ना जी। अब जो नए जवान बच्चे हैं इनसे डंगरों का काम तो होता नहीं, ना इनसे खेत का काम होता। इनको चाहिए मोटरसाइकिल, गाड़ी है और ट्रैक्टर, वो है तो ठीक है। मशीन चाहिए, बटन दबा दो तो काम हो जाओ तो ठीक, नहीं तो कोई काम करने का मन नहीं। अब ये क्या कहेंगे आपको, एक ऐसी व्यवस्था बनेगी, उस व्यवस्था में ये जो नौजवान पीढ़ी है ये क्या कहेगी कि भाई हम खेती नहीं करना चाहते। बल्कि ये तो क्या कहेंगे, आपने ही कह रहा था इनको थोड़े दिन पहले कि क्या करोगे खेती करके, कुछ पढ़ लिख के बन जाओ। पहले ये बड़े कहते हैं, फिर जब इनको काम मिलता नहीं तो फिर इनको कहते हैं तुम खेती कर लो। तो पहले तो कहते थे खेती करके क्या करना। फिर हमारा ध्यान खेती से बिल्कुल हट जाता है और हम खुद ही खेती से दूर हो जाते हैं, और अपनी अगली पीढ़ी तो बिल्कुल खेती को छोड़ ही दो, समझो एक तरह से। ऐसे ही होता है। बैठ जा रविंदर, है ना। तो अब क्या होने वाला है, इसके ऊपर नज़र दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो चलो आपका गांव का एक परिवार है ये, जिस गांव में ज़्यादा घर हैं, 500 700 1000 घर, या मतलब जिस गांव में कोई चौकी, पुलिस चौकी वगैरह होगी। राजस्थान में थोड़ा सा अभी कम है, जैसे क्राइम भी कम है। ऐसी जगह पे क्राइम है जहाँ दूर दूर तक सड़कें ज़्यादा लंबी हों, तो वहाँ रात बिरात में कभी लूट का पाट के खबरें आती हैं। दिन में ऐसा कोई क्राइम हमारे यहाँ अभी नहीं है। लेकिन नशा आ चुका होगा आपके यहाँ भी, या अभी नहीं आया? अभी नहीं आया। हीरोइन, स्मैक, चरस वगैरह नहीं आई। लेकिन जहाँ जहाँ बड़ी कंपनियों के फैक्ट्रियाँ खुली हैं वहाँ आ गया होगा। देखा है कभी आपने, नोटिस किया? देखो इतना बड़ा कमाल का सिस्टम है, जैसे कोई बड़ा जंगल या ज़मीन है। राजस्थान की ज़मीन में ना अभी इनको कुछ मिल नहीं रहा कि ये ज़मीन थी आके करेंगे क्या, बंजर पड़ी है, क्या फ़ायदा इसमें, पानी वगैरह है नहीं तो इस ज़मीन में कुछ करेंगे नहीं, तो इसलिए वो इस पर फालतू ध्यान दे नहीं रहे। नहीं तो हमारे हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, इधर यूपी में वो क्या करते हैं, जहाँ की ज़मीन पे उनको काबू करना होता है वहाँ वहाँ वो 6 महीना पहले नशा ले आते हैं। पहले वहाँ नशा आ जाएगा। गाँव में जो बच्चे अपने परिवार से दुखी हैं वो नशा करना शुरू कर देंगे। अब जिनको एक बार आदत पड़ जाएगी नशा करने की, फिर वो कहेंगे कि तुम ना ये काम कर दो, तुम्हारा नशे का खर्चा हम दे देंगे। और फिर वो किसी को अगर मरवाना हो, जैसे मान लो कोई क्रांतिकारी बोलने लगे, उससे मरवाना है, कि पुलिस वाला तंग, कोई पुलिस वाला ऐसा है जो नहीं मान रहा उनकी बात, तो वो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना हो, उसके ऊपर डंपर चढ़ाना हो, तो वो नशे का, भाई तुम तेरा 1 महीने का नशा पक्का, तू ही ना मार दे। तो वो ऐसे डील करते हैं। अब जो मैं राजस्थान में जो चीज़ देख रहा हूँ धीरे धीरे जो बदल रही है, जो जिसके ऊपर आप लोगों को चिंता करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, वो ये है कि जहाँ जहाँ बारिश से खेती होती है वहाँ आपका असली बीज पैदा होता है। मतलब कोई भी है, बाजरा हो गया, जैसे ग्वार हो गया है, या कोई और फसल आपकी है, जहाँ बारिश से खेती है, नेचुरल खेती, वहाँ वहाँ वो देसी बाजरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पानी आ गया, ड्रिप आ गई जहाँ, वहाँ देसी नहीं लगाते वो, वहाँ हाइब्रिड बीज ले आते हैं, बाजार से बीज ले आते हैं और फिर वो लगाते हैं। उसमें भी देसी को कम कीमत मिलती है सरकार उधर मंडी में, और हाइब्रिड को ज़्यादा मिलेगी। तो किसान क्या करेगा, धीरे धीरे देसी यूज करना बंद कर देगा। और देसी में तो क्या है कि जो आपने खेत में बोया उसी से बीज बन जाता है, और हाइब्रिड में आपको हर 2 साल में 3 साल, दूसरे साल बाद बाजार से लेना पड़ता है। हाँ, 1 ही साल है, दूसरी साल ना होता। हाँ, तो अभी दूसरी साल भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये होगा कि हाइब्रिड बीज अगर होगा तो हमारे को सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा या बाजार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। यही काम वो कर रहे हैं डंगरों के साथ।
गांव में पहले हमारे खागड़िया सांड होते थे, छोड़ देते थे, और अगले नए दूध करनी है अगर गाय भैंस, तो वही गांव में यूज़ होते थे। अब वो भी यूज़ ख़त्म हो गया, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और वो डॉक्टर आपके घर आ करके वो ज्ञापन कर जाता है, तो वो भी ख़त्म। यही काम अब नई नौजवान पीढ़ी में बच्चों में हो रखा है। यानी खतरा क्या है कि हमारे बीज के ऊपर खतरा है सारा। और जो नई पीढ़ी है इसको एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज दे रखी है जिसका नाम है मोबाइल। हीरोइन से भी खतरनाक है, पता है आपको? हीरोइन से भी खतरनाक है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो और उस पर अगर आपने गौर किया हो, इधर ले इसमें और डाल, अगर आपने उस पर गौर करा हो तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल जो है आपकी ऊर्जा छीनता है, आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी को चार्ज करता रहता है, और जो आदमी जितना चार्ज होता है उतना ही बीमार होता है। पता है आपको? ये नहीं पता? नहीं, बीमारी नहीं, उसका असली रूप सिर्फ आपके हाथ में फोन है ना, तो भी इतना खतरनाक है। इसलिए बताया आपको जो मोबाइल वाला इशू है वो ये है कि एक तो आपके बच्चों के हाथ में अब थोड़े दिनों के बाद इस तरह का माहौल वो लेकर के आएंगे कि भाई स्कूल में जाने से बढ़िया है अपना बच्चे को घर पे मोबाइल में पढ़ा लो। वो आपको ऐसा कहेंगे। वो कौन लोग हैं जो बेसिकली इस थीम पे काम करते हैं कि नौजवान पीढ़ी को अपनी ज़मीन से दूर करना है। उनको हर वो ज़मीन चाहिए जिसके ऊपर मतलब जो हमारी पैतृक ज़मीन है। तो पूरा प्रयास किस बात पे रहेगा कि आप अपने गांव की ज़मीन छोड़ दो और कहीं बाहर प्लॉट लो, आप अपना गांव छोड़ दो और कहीं और जाके रहने लगो। उसके पीछे एक थीम है जो ये कहता है अगर आप अपने उस जगह पर रहते हो जहां का पता आपके पिताजी का है, और वही पता अगर आपके दादा का है, और वही पता आपके उससे पहले वाली पीढ़ी का है, तो आप असल में इस देश के मालिक हो। इस बात को ध्यान देना। असली मालिक देश का कौन है? जो यहां पर ही उसके पुरखे पैदा हुए और वहीं पर वो पैदा हुआ। जो आदमी पैदा कहीं और हुआ और जाकर बस गया कहीं और, उसके पिताजी का एड्रेस तो है इस गांव का, मान लो इसका क्या नाम है? पिपराली। अब पिपराली में जो बच्चा जो जिसके पिताजी पैदा हुए, मान लो आपको नौकरी मिल गई जा करके जयपुर में, और अब यहाँ से फिर एक बंदा कोई किसी का नागौर या किसी का आसपास के 50 किलोमीटर के किसी गांव में कहीं भी, तो मान लो हमारा एक नया बच्चा जो नौकरी करने के लिए गया और वो वहीं बस गया, उसने वहीं मकान बना लिया, वहीं पे अपनी वोट बनवा ली। अब वोट बनवाने के बाद उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ का बन गया? वहीं का बन गया। अब उसके सारे डॉक्यूमेंट कहाँ के बन गए? वहीं के। तो अब क्या हुआ? बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ के, उसके बाप के आधे वहाँ के, आधे पिपराली के, और दादा के सारे पिपराली के। तो अब उसका दादा तो है इस देश का मालिक, बाप हो गया आधा मालिक, और बच्चा हो गया रिफ्यूजी। क्योंकि बच्चा यहाँ का मालिक नहीं रहा ना, मालिक वो तब तक है इस देश का, इस जगह का, अपने गांव का या अपनी ज़मीन का मालिक वो तब तक है जब तक वो वहीं रहता है जहां उसके पुरखे रहते हैं। दूसरी बात, जो अंग्रेज़ों के कानून है, जो ये संविधान हमारा है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, वो ऐसा प्रचारित करते हैं। जबकि संविधान जो का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उठा करके यूज़ किया गया है, उसमें कोई चीज़ थोड़ी मोटी ऐड सब्ट्रैक्ट कर ली, नहीं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, जो संसद पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से जब पास हुआ था, वही का वही हमारे संविधान के अंदर लागू है। अब वो संविधान एक तरह से किसका बनाया हुआ हो गया? अंग्रेजों का। उसके ऊपर बाबा साहब की मोहर लगाना जरूरी था, नहीं तो फिर यहाँ के लोग कहते कि ये तो उनका बनाया हुआ है। तो एक आदमी लिया जो उस समाज से था
जहां पे ये कहा जाता है कि भारत में इस समाज को पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, क्योंकि वो खेती नहीं करते थे, इसलिए उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी। जो खेती करते थे ज़मीनें केवल उनके पास रहती थी। लेकिन गांव में ऐसा नहीं था कि उनका सम्मान कम होता हो या किसी एक दूसरी बिरादरी का सम्मान ज़्यादा होता हो। जो फिल्मों में दिखाया गया कि गरीब आदमी को कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अपने समाज में होता होगा। होता था जी? नहीं होता था ना? आपके गांव में होता था क्या ऐसा कि आप कुएं से किसी को पानी ना लेने दो? ऐसा नहीं होता था। सिर्फ कुछ जगह पर ऐसा होता था, कुछ लोगों के साथ में। जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि गांव में सबने एक नियम बनाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव का एक परिवार थोड़ा गुंडा किस्म का है, मान लो। वो जो गुंडा किस्म का आदमी है ना, उसने किसी गरीब के ऊपर अत्याचार कर दिया, तो ये मशहूर उन्होंने ये फैला दिया कि ये लोग, अमीर लोग जो हैं या किसान या जमींदार लोग जो हैं, वो गरीबों पे अत्याचार करते थे। असल में ऐसा नहीं होता था। और फिर कल्चर को बनाते बनाते उन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि भाई एक काम करो, आप लोगों को अंग्रेज़ों की, ये अंग्रेज़ी जो वेशभूषा है जो हमने पहनी हुई है ना, ये आपने और हमने, ये अंग्रेज़ों की वेशभूषा है। ये जो इन्होंने पहनी हुई है ये राजस्थान की है। हरियाणा वाले अलग तरह की धोती पहनते हैं, अलग पगड़ी होती है उनकी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनता है, अपना धोती कुर्ता, अपना पगड़ी जो राजस्थान की जैसे जो शान है अपनी, और अपनी भाषा बोलता है, अपने रीति रिवाज मानता है, अपनी पंचायत को ही कानून मानता है, वो व्यक्ति असली मालिक है इस धरती का, और उसके ऊपर अंग्रेज़ों का कोई कानून लागू नहीं होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग आने वाले टाइम में जब हमारे साथ भी लाखों लोग जुड़ जाएंगे, तो लाखों लोगों की उपस्थिति में इन अंग्रेज़ी कपड़ों की होली जलाएंगे हम, कि ये बकवास चीज़ है। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी मान लो आज ही पढ़े लिखे लोगों के बीच धोती कुर्ता पहन के चले जाएंगे, तो उनको वो अजीब सा लगेगा, ये कौन कहाँ से आ गया। इसलिए अभी क्या है कि पहले उन लोगों को समझा दें कि जो आपके पुरखों की जो विरासत है वो इतनी खराब नहीं है जितना खराब टेलीविज़न ने उसको पेश किया। दूसरा जो आपके आने वाले वक्त की जो लड़ाई है वो है आपके खाने पीने की लड़ाई, कि आप खाते पीते क्या हो। यानी गांव में अभी तो आप क्या खा रहे हो, जो आपकी आसपास में ही जो पैदा हो रहा है वो सब। हमारे वहाँ या बल्कि पूरे के पूरे देश में ही इन्होंने ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया कि राजस्थान में भी सेब मिलती है। राजस्थान का आदमी सेब खाएगा तो पक्का बीमार होगा, ठीक है ना। ये जो अगर कश्मीर की सेब है ना, तो वो सेब के मौसम में कश्मीर में ही खाई जाए तो ही उसका बढ़िया असर रहता है। यहाँ के आदमी को यहाँ की ही पैदा हुई चीज खाएगा तो वो ठीक रहेगा। गर्मी के मौसम में गर्मी में पैदा होने वाली चीज खाओ, सर्दी के मौसम में सर्दी वाली चीज खाओ, तो जाकर के हम लोग हेल्दी रहेंगे। तीसरी चीज, गांव बचाने की बड़ी लड़ाई है। अभी धीरे धीरे गांव में सीसीटीवी कैमरा है, बड़ी दुकानें, खाने का कबाड़। यहाँ दुकान नहीं होगी इन घरों में ना, इसीलिए आपके बच्चे हो सकता है बचे रहेंगे। जिस गांव में जाओगे दुकान पर खाने का सामान है, अगर आप खाने का सामान चेक करोगे ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कबाड़ मिलेगा आपको खाने के सामान में। जो भी चीज़ पैकेट में बंद हो गई पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए है। आपने नमकीन का पैकेट देखा, सबने नमकीन खाई भी है। नौजवान बच्चे तो गांव में शाम को निकल जाएंगे, उनको 2-2 बियर लगानी होती है और वो नमकीन साथ में चिप्स कुरकुरे खाना होता है। ये रहता है ना। आप कभी उस नमकीन के पैकेट को उठा के देखना, उसके पीछे, नमकीन के पैकेट के पीछे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या है। जैसे आर्टिकल 341, आर्टिकल 355, आइटम 355 या कॉटन सीड ऑयल। कभी हमने गौर नहीं, कभी देखा तो नहीं ना क्या लिखा है इसके पीछे। उसमें देखो, वो जो नंबर में लिखा है ना कोई भी आर्टिकल, कोई भी आइटम, उसके साइड इफेक्ट चेक करो गूगल पे,
आपको पता चलेगा जिन घरों में वो नमकीन ज़्यादा खाई जाती है उन घरों में वो बीमारी भी है जो उसमें लिखी हुई है, साइड इफेक्ट जिसके होते हैं। दूसरा, कॉटन सीड ऑयल मिलता है आज के टाइम पे। कॉटन सीड ऑयल है कपास का तेल, बिनोले का तेल, और वो कपास से मिलता है। और आज के टाइम पे इंडिया में जो कपास है वो सारी की सारी बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन जो है वो एक जीएम सीड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम है, जिसके बारे में ब्राज़ील की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि जो भी संतान, जो भी बच्चे या जो भी बुजुर्ग या जो भी जानवर भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहे हैं, जिसमें आपका शिमला मिर्च हो गया, जो एक सुंदर सा खीरा आता है आजकल, हरा हरा सा, गोल गोल लाल टमाटर आते हैं, देसी अलग होते हैं, देसी कभी भी बराबर नहीं होते, देसी टेढ़े मेढ़े होते हैं, देसी खट्टा होता है, और ये नए वाला है ये मीठा है। मीठा टमाटर मतलब जहर असलियत में। तो जो ये चीज़ है जो हाइब्रिड है, जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये आइटम जो भी खाता है वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होगी। ठीक है। अब जो शरीरों में आपके केमिकल डाले थे, जिसको आप लोगों ने वैस्किन बोला है ना, इसके साइड इफेक्ट अब तो दिखने लग गए होंगे कि नहीं आने लगे, या बचे हुए आप लोग? आ रहे हैं साइड इफेक्ट। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की याददाश्त चली गई, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है बैठे बैठे। राजस्थान में हार्ट अटैक नाम की चीज नहीं थी जी, कभी भी नहीं थी, ठीक है ना। और आज के टाइम पे कभी भी बैठा बैठा जा रहा है आदमी, ठीक है। लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम भी हो रही है। राजस्थान के आदमी को सांस की प्रॉब्लम का लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन हो रही है। जो बच्चों को लगते हैं, ये बच्चों को लगने वाले इंजेक्शंस जो लगते हैं ना, पैदा होते ही लगते हैं, ये बहुत नुकसानदायक है। स्कूलों में अपार आईडी बन रही है, नई आईडीज बन रही हैं, आपके सारे कागज़ आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं। आधार कार्ड मतलब आपकी गुलामी का कागज़। तो आपको सबसे पहले जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में जा कर के लिख करके दो कि भाई हमारे बच्चे को हमारी मर्ज़ी के बिना कोई दवाई नहीं देनी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। हम चाहेंगे हम लगवा लेंगे, तुम हमको बताओ, हम देखेंगे अब लगवाना है कि नहीं लगवाना है। हमसे पूछे बिना मत लगा देना, ये लिख के देना पड़ेगा आपको। नहीं तो अभी उन्होंने नया कानून बना दिया, उसमें क्या कहते हैं कि माँ बाप की परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपके बच्चे को कोई भी इंजेक्शन लगाने के लिए। तो इसका मतलब वो कुछ भी लगा देंगे। भाई अगर वो इतनी चिंता करते हैं तो सारा देश कर्जे में है, इनको कर्जे से मुक्त कर दो ना। ये आत्महत्या कर, हर 1 घंटे में 1 किसान आत्महत्या करता है। अगर आपको हमारी चिंता है तो जो हम मांगते हैं हमको दो। ये किसान मांग रहे हैं एमएसपी का कानून, ये दे दो ना। जो हम नहीं मांगते वो तो जबरदस्ती दे रहे हैं, और जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो यहां से ये चीज साबित होती है कि सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है कॉरपोरेशंस के लिए। आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ, आईटीआर के साथ, पैन नंबर के साथ, बिजली के बिल के साथ, पानी के बिल के साथ, आपके गैस के कनेक्शन के साथ, गाड़ी के कागज हैं, ट्रैक्टर के कागज हैं, ज़मीन के कागज हैं, घर के कागज हैं, फैक्ट्री के कागज हैं या दूसरे कागज हैं, सबके साथ एक आधार कार्ड उन्होंने जोड़ दिया। अब अगली बार वही सिचुएशन लानी होगी। याद है जब इन्होंने इंजेक्शन्स लगाए थे ये इस कोरोना वाले, इसमें क्या बोला था आपको कि अगर नहीं लगवाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, कोटे से पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगा पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे, फार्म नहीं भर पाओगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, सड़क पे नहीं उतरने देंगे, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, नौकरी नहीं कर सकते, नई नौकरी नहीं मिलेगी, फौज में भर्ती नहीं हो पाओगे। यही बोला था ना। अगली बार ये ऐसा बोलेंगे अगर कि पहले चौथा इंजेक्शन लगवाओ तब तुम्हारा आधार कार्ड खोलेंगे, और आधार बंद तो सब कुछ बंद। इसलिए ये आधार कार्ड जिसने बनवा लिया वो वापस करेंगे आने वाले टाइम में। एक टाइम आएगा जब हम ऐलान करेंगे कि सब अपने अपने आधार कार्ड सरकार को है नहीं सरेंडर करेंगे हम लोग। नए बच्चों का नहीं बनवाना, नए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है ना, यही गुलामी का कागज है। आप देखो हम जो बड़े लोग, जो हम अभी 40-45 साल के हैं, हमारे बुजुर्गों को हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, जो इन्होंने कह दिया वही लिख दी, ठीक है ना। उन्होंने कागज बनाने स्टार्ट कर दिए, आज वो जबरदस्ती कर रहे हैं आपके ऊपर।
कि अभी पहले सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ, फिर इनको सारे इंजेक्शन्स लगवाओ, तब जाके इनको स्कूलों में दाखिला मिलेगा। भाई हम लोग उस स्कूल में भेजें, इससे बढ़िया अपने बच्चों को अपने आप तैयार कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। मान लो हमको अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार करना है ये पहले से तय कर लो, या फिर उस हिसाब से जैसा बच्चे का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उस बच्चे के ऊपर मेहनत कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके बनाए हुए स्कूलों में ही भेजना है। आप अपनी मर्जी के अपने स्कूल भी खोल सकते हो, अपना गुरुकुल खोल सकते हो। मान लो 8-10 बच्चे ये हो गए, 8-10 बच्चे और दोस्तों से बात करो गांव के अंदर पिपराड़ी में, और लोगों से बात करो, 50-100 बच्चों का तो एक अपना स्कूल खोल लेंगे हम। वहाँ आर्टिस्ट बनाना है कि संगीतकार बनाना है कि साइंटिस्ट बनाना है, वो अपने स्कूल में अपने आप मिल के तय कर लेंगे। क्या दिक्कत है जी? तो हम एक ऐसी व्यवस्था पे काम कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी, जो जिसमें हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होएंगे, मतलब किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, और ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था से पीछा छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग बड़ी जल्दी हम कोई अगर यहाँ इधर कोई सेमिनार करते हैं या कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो आप जो नौजवान साथी हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल होना। उसका शामिल होने का फ़ायदा क्या होगा कि ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, आप लोग क्योंकि अभी तक उस करप्शन से बचे हुए लग रहे हो मुझे यहाँ पे ना, क्योंकि अभी आपके यहाँ पर मुझे इस गांव में मतलब इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि आप एक परिवार की तरह रहते हो सारे के सारे। अगर आप एक परिवार की तरह रहते हो तो आपको परिवार की क्या ज़रूरत है और हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना, इस बात की वैल्यू का पता है। इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो हम कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, उस कल्चर को कैसे आगे बढ़ाना है, ये आपकी मदद से संभव है। क्योंकि ये वाली चीज़ आपके उस गांव में नहीं देखोगे आप ना, वहाँ नहीं होगा ये भाईचारा। जितना आपका यहाँ होगा ना, उतना उस गांव में नहीं होगा जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ एक दूसरे को काटने पे लगे रहते हैं, यहाँ एक दूसरे की मदद करने पे लगे रहते हैं। यहाँ तो आपको खेत में काम करना सारे फैमिली इकट्ठी होकर के भी कर लो तो पिकनिक की तरह होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि आप लोग अगली जब हमारी ट्रेनिंग होती है मोर्चे की, तो सुरेश आपको बता देगा, फिर आप जितने ज़्यादा लोग आप आ सकते हैं उसमें आइए। फिर इस पूरे षड्यंत्र को बताएंगे आपको कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितना खतरनाक षड्यंत्र चला हुआ है, और उससे बचने के लिए, खासतौर पे अगली पीढ़ी को बचाने के लिए हमको क्या करना है। तब तक हमारा चैनल है ही है निडर इंडिया वाला, वो आपने अगर देखा हो तो देखा, आपने नहीं देखा है तो निडर इंडिया का चैनल है। इन बच्चों के पास क्या क्या टैलेंट है, परमात्मा ने इनको कैसा दिमाग दे रखा है, वो उस चैनल के ऊपर सारी वीडियोस पड़ी हैं। वो सुरेश भी आपको दे देगा, नहीं तो आप मेरे से भी मांग सकते हैं। हमारा एक नंबर है जिसके ऊपर आप मिस कॉल करोगे तो वो आप जुड़ जाओगे उसमें, और उसके बाद फिर वो कनेक्ट होकर के वो सारी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आप सारे लोग जो हैं अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कल को अपनी ट्रेनिंग में ज़रूर आइएगा, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। और नहीं तो नज़दीक में ही कोई ट्रेनिंग होगी तो फिर वहाँ पर हम लोग फिर आप सारे लोग उसमें शामिल हो ही सकते हैं। ऐसा कोई टाइम हुआ जहाँ खेत में काम ज़्यादा नहीं करना पड़ा है और आप आ सकते हैं तो आप ज़रूर आना। तो क्योंकि ठंड का मौसम होने वाला है, हम लोगों को भी बड़ा दूर जाना, चंडीगढ़ निकलना है, कल तारीख है हमारी, तो इसलिए अभी के लिए तो मतलब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और हम